ज्यादा है, ऐसा नहीं है ना। तो एक समान वैल्यूज उस पर्टिकुलर क्लास में देखने को मिलती है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। इसीलिए जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं एक क्लास के अंदर 4 वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू है जैसे मान लीजिए 2, दूसरी है 3, तीसरी है अगेन 3 एंड देन लास्ट इज 4। So it means what will be the average of this 2, 3, 3 and 4? The average will be 3 only, है ना। तो मिड पॉइंट के पास में आप देखेंगे जो मिडिल वैल्यू होगी उसके आसपास में आपका एवरेज देखने को मिलेगा। Is it okay? So this is the reason that we consider or we find mid values of the class. Is it okay? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा जो नहीं समझ में आई बात? So your first step in calculating the mean is from the classes, आपने जो ब्लू कलर का यहाँ पे हाईलाइट किया है, देखिए जो क्लासेस है उसमें से मैंने मिड वैल्यूज फाइंड की है एंड माय मिड वैल्यूज आर डिनोटेड बाय x। मिड वैल्यूज को किससे डिनोट किया है मैंने? x से डिनोट किया। कैन यू सी दिस? कैन यू रीड दिस? मिड वैल्यूज? Yes, ma'am. हाउ विल यू कैलकुलेट मिड वैल्यूज? आपका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों को ऐड कीजिए एंड यू डिवाइडेड बाय 2। तो 2 + 4 is 6, 6 by 2 is 3, 5 + 7 is 12, 12 by 2 is 6, 8 + 10 is 18, 18 by 2 is 9 and similarly for rest of the classes you can calculate the mid value। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या बेटा? फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको क्लासेस से? यू हैव टू कैलकुलेट द मिड वैल्यू। नाउ यू हैव क्लासेस, देयर मिड वैल्यूज एंड यू आल्सो हैव योर फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, द नेक्स्ट स्टेप इज वी विल मेक अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिड वैल्यू विद द फ्रीक्वेंसी। हम मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फॉर द रिस्पेक्टिव वैल्यू। नाउ व्हाई वी आर डूइंग सो? हम ये क्यों करते हैं? देखिए, जब आप रॉ डेटा के साथ डील करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सभी वैल्यूज का टोटल लेते हैं, यही करते हैं ना। आपके पास अगर 10 स्टूडेंट के स्कोर्स हैं तो आप 10 के 10 स्टूडेंट्स के जो स्कोर्स उसको ऐड करते हैं। This is what, and you divide it by the number of students या number of scores जो आप बोलते हैं। This is how you are calculating mean. Yes or no? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है? आपको हर एक क्लास पर, आपका जो क्लास था, हर एक ग्रुप, क्लास इज नथिंग बट ग्रुप, हर एक ग्रुप के लिए आपको टोटल स्कोर निकालना है। तो आपका पहला ग्रुप क्या था? आपका पहला ग्रुप आपने बनाई, आपका पहला जो क्लास था इट वाज 2 to 4 स्कोर, है ना। तो उसमें कितने स्टूडेंट थे? 3 स्टूडेंट थे, राइट। तो अभी आप सॉरी उसमें 6 स्टूडेंट हैं आपके। तो in the group 2 to 4 you have 6 students. So what will be the average score of this particular class? अभी आपका मिड वैल्यू आपने 3 लिया तो 3 into 6 is 18. So it is expected that कि आपका जो फर्स्ट क्लास है 2 to 4 का उसका एवरेज उसका जो टोटल स्कोर है वो कितना होगा? वो 18 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? हेलो हेलो स्टूडेंट। Yes, ma'am. कितने स्टूडेंट को एक बार क्लियर है कि हमने f into x को क्यों मल्टीप्लाई किया है? Why we have multiplied f into x? हेलो, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एप्पल, ऑरेंज, बनाना। एप्पल जो है वो हमने 3 लिए हैं, ऑरेंज जो है हमने 4 लिए और बनाना हमने 6 लिए। ठीक है, एप्पल का कॉस्ट है 10 रुपीज, ऑरेंज का कॉस्ट है 5 रुपीज और बनाना का कॉस्ट है 2 रुपीज। ठीक है, दिस इज माई एक्स वैल्यू, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी। आपको ये मेरा एग्जाम्पल जो मैंने टाइप किया दिखाई दे रहा है बेटा साइड में? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके, Yes, मैं ma'am. इसको थोड़ा रेड कलर देती हूँ ताकि आपको इमीडिएटली दिखे। ऑरेंज कर दिया, ओके, सो दैट यू कैन सी। अभी देखो, अगर 3 एप्पल लिए हैं आपने और वो भी 10 रुपए का एक एप्पल है, तो आप कितना टोटल कॉस्ट दोगे? What will be the cost you are paying for apples? 30. 30. 30. समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पर आपकी फर्स्ट क्लास क्या है? जो फर्स्ट क्लास इज 2 to 4, जिसका मिड वैल्यू क्या है? 3। 3. और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है आपका? 6. 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर आप बोल सकते हो लगभग 2 to 4 के बीच में है। 2 to 4 के बीच में, लेकिन हम 2 to 4 से 6 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका मिड वैल्यू लिया। मैम प्लीज स्क्रीन को जूम कर दीजिए। थोड़ा बड़ा कर दो। ओके, यस मैम। कैन यू सी नाउ? हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो आप देखो 2 to 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ क्लास। इसीलिए हम ये अजम्पशन करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस है, स्कोर्स जो है इस पर्टिकुलर क्लास में होमोजीनियसली स्प्रेडेड है और इसलिए हम उसका मिड वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे 6 आपका फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे आपका एप्पल का फ्रीक्वेंसी क्या था? 10 आपका, बिकॉज एवरी एप्पल इज ऑफ 10 रुपीज। मैं आपको एक सिनोनियम दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाए पैरेलल एग्जाम्पल। तो आप टोटल कॉस्ट एप्पल के लिए 30 पे कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ऑरेंज के लिए टोटल कॉस्ट कितना पे कर रहे हैं? 4 into 5 is 20. 20. बनाना इट इज 6 into 2 is 12. 12. तो हाँ, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप आपका क्या है एप्पल का, आपने 30 पे किया, ऑरेंज के लिए आपने 20 पे किया, बनाना के लिए आपने 12 पे किया। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा आपका? इट इज सम ऑफ ऑल द थ्री, 62 rupees you have paid. So this is the total cost, isn't it? Now similarly come here. अभी आप इस तरफ आके देखिए, here फर्स्ट ग्रुप के बच्चे जो है 2 to 4 की रेंज में जो फॉल करते हैं उनके टोटल स्कोर क्या होंगे? x into f, that is 18 स्कोर। ओके, सिमिलरली सेकंड ग्रुप जो आपका क्लास है 5 to 7 का, उन बच्चों का आपका स्कोर कितना होगा? 48। हाउ यू विल गेट? मिड वैल्यू इज 6 मल्टीप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी इज 8। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, नाउ फॉर ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, और आपके हर एक क्लास के बच्चों के आपको स्कोर्स मिल गए। नाउ यू विल गेट द सम ऑफ ऑल दीज स्कोर्स, है ना। आपने जो अलग अलग ग्रुप बनाए थे बच्चों के, उन सभी के स्कोर्स को अब आपने ऐड किया। तो फर्स्ट ग्रुप में 18 मिला टोटल बच्चों के मार्क्स का, सेकंड ग्रुप के बच्चों का मार्क्स 48 था, थर्ड ग्रुप जो आपने बनाया उसका 126 है एडिशन, फोर्थ ग्रुप का 156 है, फिफ्थ ग्रुप का 240 एंड सो ऑन। नाउ इफ यू टेक द सम ऑफ ऑल, इट मींस 1032 इज द टोटल स्कोर ऑफ द एंटायर क्लास, है ना। और आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? इट इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 79. 79. Very well said. So 79 is the total number of students in the class, and 1032 is the total sum of all the scores of the students. सभी बच्चों के मार्क्स जब हमें ऐड किए तो कितने मिले हमको? 1032. तो your formula remains same, है ना। आप एवरेज कैसे निकालते हैं? इट इज टोटल sum of all the scores divided by total number of Students. Observation. हाँ, ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल सकते हैं, इट हैज सेम मीनिंग, है ना। तो हियर योर मीन इज गिवन एज 1032 डिवाइडेड बाय 79, जिसको मैथमेटिकल नोटेशन में हम लिखते हैं x बार इज इक्वल्स टू, देखिए मैंने नीचे लिखा है यहाँ पर ग्रीन कलर का जो टेबल दिख रहा है ना आपको ग्रुप डेटा के लिए, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय कैपिटल N, है ना। तो आपका ये वैल्यू देखिए, मीन इज इक्वल्स टू, इट कम्स एज 13.06. नाउ व्हाट दिस वैल्यू मींस टू यू? 13.06 क्या बताता है? ये पिंक कलर से हाईलाइट किया। 13.06 is the average score of the entire class.
आपकी क्लास में 79 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज स्कोर कितना है 13.06 है ना. मैक्सिमम स्कोर वाज 25, मिनिमम स्कोर वाज 2 and the average score of the entire class of 79 students is 13.06. 13.06. Is this clear to all my students? Yes, ma'am. So how Yes, will you ma'am. calculate? How will you calculate mean for a group data? You have classes, you have frequency. Your first step is finding the mid values, then multiplying the mid values with each frequency. Okay, and the values which you will obtain as fx column, you take out the summation of it. उस वैल्यू का आप समेशन निकालेंगे and then you will divide that summation fx divided by capital N. That is sum of the frequency. So that will be your mean of that frequency. So is this point is clear to all my students? किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है? No, ma'am. किसी No, को भी ma'am. सभी कैलकुलेट कर पाएंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ ये एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है यहाँ पे ताकि आप इमीडिएटली देख सकें कि अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है, अनग्रुप डेटा है तो आपका फॉर्मूला होगा x bar is equals to summation x upon n, whereas if you have group data x bar is equals to summation fx upon n, है ना. So this is the formula. Now I am coming to the second measure of central tendency, that is median. अगर आपका डेटा ग्रुप्ड डेटा है तो उसमें आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करें? नाउ जब आप मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप डेटा को ऑर्डर में अरेंज करते हैं. दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, Yes, ma'am. है ना. आप डेटा को अरेंज करते हैं, है ना. लेकिन यहाँ पर आपके पास डेटा कैसा है, यू हैव क्लासेस. यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लासेस दी हुई. तो मिनिमम स्कोर मैंने यहाँ पे देखिए दो टेबल बनाए. फर्स्ट वी विल टेक द लेफ्ट साइड ऑफ टेबल जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है. तो ये फर्स्ट क्लासेस आर सेम, मैंने ऊपर का ही एग्जांपल लिया है 2 to 4, 5 to 7, 8 to 10 and so on. Last is 23 to 25 and their respective frequency. Okay. Now अभी देखिए अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर 4 है तो वो कहाँ, आप उसको कहाँ अरेंज करेंगे? That score will fall in the first class. 2 to 4. है ना, फर्स्ट क्लास में आएगा. Yes, ma'am. हाँ. अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर 9 है तो वो कहाँ आएगा? 8 to 10. 8 to 10 class. है ना. इट मींस आपके जो स्कोर्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होंगे. एक्चुअली में आपका जो डेटा है, आपने जो क्लासेस बनाई हैं, देखिए 2 to 4 के बीच में 6 ऑब्जर्वेशन होंगे. आपकी कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी? 6, है ना. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 है, इसका मतलब पहली 6 जो वैल्यूज हैं आपकी डेटा की वो क्या होंगी, या तो 2 होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. उसके बाद Yes, ma'am. 7th ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, आप बताइए. व्हाट कुड बी माय 7th ऑब्जर्वेशन? सोच के बताइए. आपके सामने मैंने एक टेबल रखा हुआ है ना. अगर मैंने डेटा को ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मेरे पास रॉ डेटा है. इज इट ओके? आई हैव अ रॉ डेटा. ओके, अभी मैंने जो मेरे पास रॉ डेटा है उसको मैंने पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया. ठीक है, मैंने उस डेटा को एक ऑर्डर में तब्दील कर दिया. नाउ उस डेटा को जब मैंने ऑर्डर में लगा दिया है तो मेरी पहली 6 ऑब्जर्वेशंस तो आपने देख के बताई कि या तो 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी. इनमें से ही कोई एक वैल्यू होगी. देन व्हाट कुड बी माय 7th वैल्यू और 8th वैल्यू और 9th वैल्यू? वो वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं? मैम जो नेक्स्ट होगा वो आएगा. यस मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में से ही होगा ना. देखो 6 के बाद क्या है, 8 है ना. 6 के बाद क्या है, 8 है आपकी फ्रीक्वेंसी, है ना. तो अगली 8 ऑब्जर्वेशन कैसी हो सकती है, या तो 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा. इनमें से कोई होगा ना. आप समझ रहे हैं? यस मैम. Yes. आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. अभी 6 + 8 कितना हुआ? 40. 6 + 40. 8 is 40.
14 नंबर के बाद जो 15th नंबर की ऑब्जर्वेशन होगी, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, मतलब अगली 14 ऑब्जर्वेशन वो कौन सी होंगी? वो होंगी 8, 9 और 10 के बीच। या तो 8 हो सकती है, या 9 हो सकती है, या 10 हो सकती है। क्लियर? यस मैम। ये चीज समझ में Yes, आई? ma'am. या फिर मैं आपको एक रॉ डेटा के साथ ये चीज समझाऊं? ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, एक छोटा सा, आप लोग अपना पेन पेंसिल लेके मुझे लगता है बैठे होंगे जरूर, है ना? Yes, मैं यहाँ ma'am. पे एक डेटा लिखती हूँ छोटा सा, हाँ. ताकि आपको समझ में आए, है ना? 2, 3, 4, 5, 6, तो ये छोटा सा हम लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लिया मैंने, है ना? यहाँ पर आप वैल्यूज दे सकती है। मेरी पहली क्लास है 2 to 4, then 5 to 7, डेट आना शुरू हो जाता है। जस्ट मिनट, कॉपी करती हूँ, बार बार डेट आना शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन देखिए 10 से बड़ी नहीं है ना? मैंने ऑब्जर्वेशंस ली हैं यहाँ पर। तो 2 to 4 के बीच में मैंने ये ऑब्जर्वेशन जानबूझ के आपकी पहले कैसे की है, ऑर्डर में रखी है। तो 2 to 4 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशन है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पहली 5 ऑब्जर्वेशन कैसी है आपकी? 2 to 4 के बीच में है, Yes, ma'am. है ना? First 5 Yes, ma'am. observations they are in between 2 to 4. Then 5, 6 and 7. ये observations किसके बीच में है? 5 to 7. 5 to 7. 5 to 7 के बीच में कितनी 4 observation है? 4 4 observations. 4. है ना? 8 to 10 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशन है? सपोज मैं एक और ऐड कर देती हूँ, आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में। Now these 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 6 ऑब्जर्वेशन किसके बीच में कलर की है? 8 to 10. 8 to 10. 8 to 10. to 10, and they are 6 observations. 6 observations. Time. ओके, ठीक है। तो अभी आप समझिए, अभी मैंने आपसे पूछा फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट क्लास की है, 6th नंबर की ऑब्जर्वेशन कौन सी है? इट इज इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5 plus 4 is Plus 4, 9. 9 9. plus 6 is 15. 15. Is this clear? आपने क्या किया, यहाँ पर सक्सेसिवली ऐड किया, ठीक है। तो आप देखिए Cumulative, yes, ma'am. हाँ, जब आप सेकंड क्लास में पहुंचे तो आपकी टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हो चुकी है? 9 ऑब्जर्वेशंस हो चुकी है। 9. इज इट ओके? अब ये छोटे से टेबल में से आप मुझे ये बताइए कि वेयर विल बी माय 10th ऑब्जर्वेशन। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं 8 to 10. 10th नंबर की ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में फॉल होगी, आप बता सकते हैं? 8 to 10. 8 to 10. 8 to 10. 8 to 10, वेल सेड। ओके, अभी आप में से कोई बताएगा वेयर विल बी माय 6th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन सी क्लास में फॉल होगी? 5 to 5 7. to 7. 5 to 5 7. 5 to 7 में 6th नंबर आएगी। देयर विल बी माय 9th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 to 10. 8 to 10. 9th नंबर ऑफ 7. ऑब्जर्वेशन पूछा मैंने। 5 to 7. 5 5 to to 7. 7. Okay. There will be my first observation. 2 to 4. 2 to 4. Now I think यहाँ तक आपको क्लियर है कि आपका अगर मैं ऑब्जर्वेशन नंबर पूछूं तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से देख के बता सकते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन कहाँ फॉल होगी, है ना। जैसे 10th नंबर का ऑब्जर्वेशन आए वो 9 के बाद अगली क्लास में होगा, Yes, ma'am. ओके।
11th नंबर का ऑब्जर्वेशन कहाँ होगा? दैट विल बी इन द लास्ट क्लास, क्योंकि वो 11th नंबर 9 और 15 के बीच में, इसका मतलब 15 से कम लेकिन 9 से ज्यादा, तो वो आपकी थर्ड क्लास में है। तो ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Good. Very good. Now let me come down to your experiment. यहाँ पे देखिए आपकी जो क्लास इंटरवल है, जो मैंने लेफ्ट साइड को आपका टेबल बनाया है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 2 to 4, then 5 to 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आपकी क्लासेस, है ना? सबसे छोटी क्लास जो है, स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऊपर है, और यहाँ पर लार्जेस्ट क्लास है वो नीचे, 23 to 25। Yes. ओके, नाउ यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सक्सेसिवली ऐड करते हैं फ्रॉम द टॉप। यहाँ पर ऊपर से ऐड करना शुरू करेंगे। तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए मैंने बीच के कॉलम में लिखी है। फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी सेम 6, the next will be 6 plus 8 is 40, then 14 plus 14 is 20, 28. 28 plus 13 is 41, 41. है ना? 41 plus 16 is 57, 57. 57 plus 11 is 68, 68 plus 6 is 74, 74 plus 74 plus 5 is 70, 79. ठीक है? ये Yes, अगर ma'am. आपका टेबल में क्यूमुलेटिव अगर आपके टेबल में क्लासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है, तो आप ऊपर से ऐड करना शुरू करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. हाँ, अगर आपकी क्लासेस रिवर्स ऑर्डर में दी है, मतलब जो सबसे बिगेस्ट क्लास है 23 to 25 की, मैक्सिमम स्कोर्स वाली जो क्लास है वो ऊपर दी है, और स्मॉलेस्ट स्कोर वाली क्लास नीचे दी है, तो आप नीचे से ऐड करना शुरू करें। तो आपकी लास्ट क्लास देखिए, मैंने यही एग्जाम्पल को रिवर्स करके लिखा है। तो लास्ट क्लास में आपकी फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो नीचे आपकी सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी? 6. ओके, उसके ऊपर की क्लास क्या है? 5 to 7, then 6 plus 8 is 40, उससे ऊपर की क्लास के 8 to 10, then 14 plus 14 is 20। तो इज दिस क्लियर? यहाँ पे आप नीचे से शुरू करेंगे और एक एक करके अपनी फ्रीक्वेंसीज को सक्सेसिवली ऐड करते हुए, सक्सेसिवली मींस लगातार एक के बाद। तो आपकी टेबल ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो, आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालनी। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. तक सब Yes, क्लियर है ma'am. बेटा? ओके, नाउ Yes, ma'am. अभी जो एग्जांपल हम करा रहे हैं मीडियन का, यही डेटा है, लेकिन उसमें आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने कैसे कैलकुलेट की है? ऊपर से नीचे की। ओके, so this is the example. Now you can see this example. Okay, now this is the classes are 60 to 40, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89. Okay, and these are the frequencies. ये आपकी frequencies दी हुई है. Okay, now whenever you go for calculating median, you have to calculate class boundaries, जिसको हम actual class limit भी बोलते हैं। तो पहला काम तो आप क्या करेंगे? आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो आपकी क्लासेस कैसी हैं? यहाँ पे देखो 60 से 89 की तरफ जा रही है। तो आप क्या करेंगे? सक्सेसिवली ऐड किया है आपने। 1 plus 5 is 6, 6 plus 9 is 15, 15 plus 12 is 27, 27 plus 7 is 34, 34 plus 2 is 36. Is this clear? Yes, Yes. ma'am. Okay. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज आपकी जो क्लासेस दी है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, उनके बीच में देखो एक एक यूनिट का डिफरेंस है। आपकी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। देखो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है? 64, है ना? फर्स्ट क्लास जो है आपका उसका अपर लिमिट क्या है? 64, और 64. हाँ, जो सेकंड क्लास है उसका लोअर लिमिट क्या है? 65। 65. तो 64 एंड 65 का बीच का डिफरेंस कितना हुआ?
1 1। अभी आप ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस है, आप इसको क्या कर दोगे, हाफ कर दो, आधा कर दो, ठीक है। इज इट क्लियर? आपका जो Yes, भी ma'am. डिफरेंस होगा ना, जो दो, आप कोई भी दो क्लास इंटरवल ले लीजिए, आपकी जो दो क्लासेस है यहाँ पर, उन दो क्लासेस के बीच का डिफरेंस देखिए, 64 एंड 65 का डिफरेंस है 1 यूनिट। आप 1 यूनिट का हाफ कर दीजिए, तो इट इज 0.5। Yes, समझ ma'am. में आ रहा है बेटा? अभी Yes, ma'am. 0.5, हाँ 64 में 0.5 बढ़ा दीजिए और 65 में 0.5 कम कर दीजिए, Yes. तो आप एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। Yes, ma'am. 64 में 0.5 बढ़ा दिया तो what it is 64.5, 64.5. है ना। एंड इफ इट इज 65 में से माइनस कर दिया 0.5, इट इज आल्सो 64.5, 64 Yes. point. है ना। सो you can reduce this difference। ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस था हर एक क्लास इंटरवल के बीच में, आपने उस इंटरवल को स्क्वीज कर दिया, है ना, मर्ज कर दिया। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, यू कैन सी दैट आपने 64 इज द अपर लिमिट में आप 0.5 जोड़ दीजिए और लोअर लिमिट में आप 0.5 माइनस कर दीजिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? अपर लिमिट में Yes, आपने ma'am. 0.5 जोड़ दिया, क्योंकि 64 में आपने 0.5 ऐड किया, जबकि 65 में आपने 0.5 माइनस किया। So you have to do this operation in all the lower limit and all the upper limit. तो हमारी वैल्यूज क्या है, फर्स्ट क्लास is 60 to 64, so actual class limit is 59.5 to 64.5. Is this clear to all my students? Yes, ma'am. Can everyone calculate this by their own? क्या आप सभी ये क्लास बाउंड्रीज या क्लास एक्चुअल क्लास लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, ma'am. सभी कर सकते हैं? मेरे को तो एक दो का आवाज आ रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, ma'am. यस मैम कर सकते हैं. ओके, Yes, ma'am. नाउ व्हाट यू विल डू, मीडियन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीडियन इज द वैल्यू व्हिच डिवाइड्स द अरेंज्ड डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, है ना। इसको दो भागों में विभाजित करता है और वो दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, अबव एंड बिलो, राइट। तो ओके, नाउ फॉर दैट योर फर्स्ट स्टेप हियर इज, आपने सबसे पहले क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। सेकंड स्टेप आपने क्या किया, क्लास बाउंड्रीज निकाला। Okay, now the third step is you have to find n by 2. What is my n? N is, n कहाँ से मिलेगा आपको? Sum of all Sum of cumulative frequencies. cumulative frequency. So here your n is 36. So 36 by 2 is how much? It is 18. 18, है ना। 36 by 2 is 18. Now 18th नंबर का ऑब्जर्वेशन कहाँ होगा आप मुझे बताइए, पहले सोचिए। मैंने अभी आपको सिखाया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में से, हाँ आपको 18th नंबर का ऑब्जर्वेशन 75 to 79. 74.5 से 79.5. Yes. वेरी वेल सेड। तो मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, है ना। लेट मी हाईलाइट इट विद सम अदर कलर so that you can identify this particular class. Okay. ना ये क्लास है, देखो, क्योंकि 15वें नंबर की जो ऑब्जर्वेशन होगी वो 70 to 74 में खत्म होगी, है ना। 15th नंबर का ऑब्जर्वेशन कहाँ पर होगा, 70 to 74। लेकिन उसके बाद 16 नंबर का, 17 नंबर का, 18 नंबर का, 19 नंबर का, टिल 26th, सॉरी टिल 27th नंबर की जो ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी आपकी 75 से 79 नंबर की क्लास। इज दिस क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, सो अभी आपका 18th नंबर का ऑब्जर्वेशन आपको मिला 75 to 79 नंबर की क्लास। वी कॉल दिस पर्टिकुलर क्लास, आपका एक्चुअली जो क्लास बाउंड्री आया दैट इज 74.5 to 79.5। दिस पर्टिकुलर क्लास लिमिट, जो लिमिट आपको मिली 74.5 to 79.5, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। इसको क्या बोलते हैं?
वी कॉल दिस Median एज class. मीडियन क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूं या आपको याद रहेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ वर्ड मीडियन। मीडियन क्लास का मतलब ये होता है जो एक्चुअल वैल्यू आपकी मीडियन की आएगी वो इस पर्टिकुलर क्लास में आएगी। Is it okay? Okay. Now let us see how to calculate median value. आपका जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। Can you read this formula? Median is equals to L plus N by 2 minus CF whole divided by F multiply I. Can you read this formula? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. अभी आप एक चीज देखा, इस फॉर्मूला को समझते हैं पहले क्या दिया। व्हाट इज एल? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एक्चुअली यहाँ लोअर लिमिट की जगह लो वी शुड हैव टू राइट लोअर बाउंड लिखिए, दैट इज द एक्चुअल लोअर लिमिट लिखना है। आई थिंक आई शुड हैव टू एक्चुअल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो एक्चुअल लोअर लिमिट क्या है आपका? अभी आपने देखा था 74.5. 74.5। तो आपका L इज हियर 74.5। फाइन। नेक्स्ट इज N by 2. N is 36. 36 by 2 is 18. Okay. Now CF आपकी जो फॉर्मूला में देखिए CF दिया है, तो CF क्या होगा? इट इज इम्पोर्टेंट टू सी। आपकी यहाँ पे देखिए जो आपकी जो स्कोर्स दिए हैं, जो आपकी क्लासेस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैंने आपसे पहले ही कहा आपकी क्लासेस कैसी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट इज 60 to 64, then 65 to 69, 70 to 74. इट इज मूविंग फ्रॉम 60 to 69, है ना? तो अभी इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कौन से लेंगे? आपकी जो मीडियन क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 27, है ना? आप 27 नहीं लेके आप उसके जो प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दिस, मैं इसको वापस से हाईलाइट करती हूँ। लेट मी हाईलाइट विद ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर। तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो क्लास होगी उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लेंगे। तो हियर 15 इज योर CF वैल्यू। याद रखिए 27 नहीं लेंगे आप, बल्कि उसके ऊपर की जो वैल्यू होगी उसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू लेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक सबको? बट मैम ऐसा क्यों? CF ऊपर वाली क्लास की क्यों लिया हमने? हाँ, वो मैं आपको रीजन अभी बताती हूँ। ठीक है, आई विल टेल यू द रीजन। बट यहाँ तक पहले आपको एक चीज समझ में आई बेटा? हाँ मैम। Yes, है ना? ma'am. हाँ, लेकिन अगर ये जो क्लासेस हैं आपकी रिवर्स डायरेक्शन में होती है, मतलब पहली क्लास 85 to 89 होती है, हाँ, और दूसरी क्लास 80 to 84 होती है, मतलब 80 से 60 की तरफ अगर आपकी क्लासेस अरेंज होती है, तो आप ऊपर की जगह आप नीचे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये डिफरेंस है। Yes, ma'am. याद रहेगा? तो एक को याद रखिए, आप इस मेथड को याद रखिए जहाँ पे आपकी क्लासेस लोअर से अपर वैल्यू की तरफ जा रही है, 60 to 89 जा रही है। तो यहाँ पे आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15, क्योंकि वो दैट इज प्रीसीडिंग क्लास। आपकी जो प्रीसीडिंग क्लास है मीडियन क्लास की, उसके ऊपर की क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आई विल एक्सप्लेन द रीजन, पहले आप स्टेप्स देखिए। ठीक है, नाउ डिवाइडेड बाय एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आप लेंगे आपकी जो मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। तो F is 12. Is this clear? CF is आपका CF कितना था? CF is 15 and F is 12. Okay? Next is I. I stands for it is Difference a difference of class boundaries. एक्चुअल क्लास लिमिट का डिफरेंस लेना है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस नहीं लेना है। ठीक है, आपकी जो एक्चुअल क्लास लिमिट है उसका डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपका एक करेक्शन कर देती हूँ। एक्चुअल
class limits. Okay, so I is जो आपकी एक्चुअल क्लास डिफरेंस के देखो क्लास इंटरवल कितना है 79 माइनस 75 करोगे ना तो गलत आएगा, 4 आएगा। हाँ -1 क्लास बाउंड्रीज, हाँ क्लास बाउंड्रीज के 79.5 माइनस 74.5, दिस इज 5 दिस इज 5। ओके, तो यहाँ पर हाँ आपको आई क्या लेना है, यू हैव टू टेक अ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल क्लास लेंथ, so that is 5. Now when you substitute this formula, your median is L plus n by 2 minus CF divided by F multiplied by I, that is 5. So if you solve this value, you will get this value as 75.75. आप ये वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप 18 माइनस 15 करेंगे, n by 2 is 18, 18 minus 15 is how much? 3 by 12 is, या तो 3 by 12 कीजिए या 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ओके, 3 5 जा 15, 15 by 12 is 1.25. 25 Now you add 74.5 with this one. ठीक है? yes ma'am Okay, so this is 75.75 is your median value. Now यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है बेटा? no ma'am Everyone is able to calculate median value with the Yes, data. yes ma'am Yes. Okay. Now how will you interpret this value? आप इस value 75.75 क्या है? पहले तो मुझे बताइए 75.75 ये क्या है? Is it a score? क्या है? आपके डेटा में क्या है? स्कोर लिया है। आपका आप क्या स्टडी कर रहे हैं? बच्चों के स्कोर को स्टडी कर रहे हैं, है ना? तो 75.75 is the score of the students. तो ये कैसा स्कोर है? दिस इज द मीडियन वैल्यू। तो ये क्या बताता है? कल मैंने आप सबको मीडियन का इंटरप्रिटेशन सिखाया था लास्ट क्लास में। 50% scores are less than this median and 50% are more than this median. Yes. It means आपकी क्लास में 36 स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्लास में आधे बच्चे ऐसे हैं, 50% स्टूडेंट्स आर सच whose score is more than 75.5. है ना? क्लास में आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 75.5 से कम है और बाकी आधे स्टूडेंट ऐसे हैं, 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 75.5 से ज्यादा है। Did you get this meaning? Yes ma'am. Yes, ma'am. गुजराती में आप बोल सकते हैं 50% છોકરાઓ એવા છે જેના માર્ક 75.75 થી વધારે છે અને બીજા 50% છોકરા એવા છે, બાકીના 50% છોકરાઓ એવા છે જેના માર્ક 75.75 થી ઓછા છે. This is clear? Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So I think यहाँ तक स्टूडेंट्स को they all are clear with the, मैं इस 1 मिनट की अटेंडेंस आपका रिट्राइव कर लेती हूँ। Fine. May I know how many students are present right now? 62. Every day I find 50 to 60 के बीच में ही क्लास होता है ना? कम हो गए Yes, ma'am. हमारे 80-85 तक ज्यादा था स्ट्रेंथ हमारी क्लास में। Yes, Fine. ma'am. Fine. Now, to this point, I am expecting my students are able to calculate mean and median for the grouped data. Mean और median आप group data का calculate कर सकते हैं। Now, सर ने आपको एक फॉर्मूला बताया था, if you are having mean and median, अगर आपके पास mean और median है डेटा का, तो आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? Yes, What is ma'am. that formula? 3m minus Mode 2 is star. equals to 3m minus 3 2. times m minus median 3 median median minus minus 2 times 2 mean. mean. 2 times है mean. ना? तो आप मोड की वैल्यू भी विदाउट एक्चुअली फॉर्मूला तो एग्जिस्ट करता है बट इट इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड। अभी आपकी जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वहां पे नहीं दिया है, अदरवाइज आई कैन टेल यू हाउ टू कैलकुलेट mode value for the group data, but that is again a very big formula you have to use.
फॉर्मूला बना है वो इसीलिए, बट विद दिस empirical relationship you can calculate mode on. Is it clear? Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. okay. Now आपको सर ने एक डेटा दिया था 2 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे, there on my desktop. Let me check it out. Yes, this is the data. Can you read this data? I have 2 series of data. This is say X and this is say Y. है ना? दोनों ही सीरीज कैसी थी? सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दोनों ही सीरीज में, और दोनों ही सीरीज का मीन, मीडियन एंड मोड 7 ही आता है, सेम, राइट। यस मैम। अभी ये मेरा एक फर्स्ट ग्रुप जो है वो मेरे 10th A के बच्चे हैं, और जो सेकंड ग्रुप है ये मेरे 10th B के स्टूडेंट। अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन लुकिंग अपॉन दिस सिचुएशन विच क्लास इज परफॉर्मिंग बेटर? 10th A के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि 10th B के बच्चे अच्छा परफॉर्म? आप बताइए। इक्वल है मैम। एक 10th A है, ऊपर लिख देती हूँ मैं, ये 10th B है ना? 10th A और 10th B में से कौन सी क्लास के बच्चे ऐसे हैं जो कि आप बोलोगे कि दे आर डूइंग बेटर? आपके पास मीन, मीडियन, मोड तो है, क्या कोई जजमेंट ले सकते हो आप? No, ma'am. No, ma'am. No judgment at all. 10th B. मैम बी ने बोला 10 बी। ओके, और कोई स्टूडेंट? ठीक है, आपने 10th बी क्यों बोला? कोई रीजन तो होगा, सोच के आप डेटा देख सकते हो। यू कैन सी द डेटा आल्सो। मैम उनका मीन जो वैल्यू है वो क्लास 10th A से ज्यादा है। मीन का वैल्यू नहीं, दिस इज 6.909, दिस इज ऑलमोस्ट 7 only. 6.9099 और 7 में कोई डिफरेंस नहीं, सेम है ना? मैंने कैलकुलेटर की वजह से किया इसलिए 6.9 आया, अदरवाइज मैन्युअली करते तो शायद एग्जैक्ट आता, है ना? मैम दोनों का 10th B का मैम एवरेज वैल्यू बेटर है 10th A से। उसमें कुछ बच्चे जो 1 और 2 एवरेज दोनों का सेम है। बट कुछ बच्चे परफॉर्म तो कर रहे हैं ना कम। हाँ, यहाँ पे किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया, तो आपने बोला कुछ बच्चे परफॉर्म बहुत कम कर रहे हैं। किस सीरीज में कर रहे हैं कम? 10th B में कम कर रहे हैं, 10th A में ज्यादा कर रहे हैं। सोच के देख के बताइए आप। मैम 10th A में वेरिएशन ज्यादा है मार्क्स का कंपेयर टू 10th B का। हेटेरोजेनिटी में। यस नाउ यू गॉट द राइट। अभी आपने सही चीज एनालाइज किया। देखिए, एवरेज आप चाहे मीन निकाल रहे, मीडियन निकाल रहे, मोड निकाल रहे, सारी वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन फिर भी दोनों सीरीज में बहुत डिफरेंस है। दोनों सीरीज के डेटा कैसे हैं? एक जैसे नहीं है। इन दिस केस हेटेरोजेनियस। हाँ, एवरेज से आपको जजमेंट नहीं आ रहा है ना? आप नहीं बता पा रहे सिर्फ एवरेज को देखिए कि भाई 10th A के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि 10th B के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यू आर नॉट इन अ सिचुएशन, सो नाउ यू स्टार्ट लुकिंग अपॉन द स्कोर्स। अब आपने देखा कि 10th A के बच्चे जो है उनके कुछ के मार्क्स बहुत ज्यादा है, कुछ के बहुत कम है ना? किसी का 1 स्कोर भी है, 3 स्कोर भी है, 4 स्कोर भी है। लेकिन 10th B के बच्चे कैसे हैं? उनके स्कोर में वेरिएशन कम है, कंसिस्टेंसी ज्यादा है, आप बोल सकते हैं, है ना? उनके स्कोर्स में वेरिएशन कम हो रहा है, दे आर मोर कंसिस्टेंट। Yes, तो आप इस सिचुएशन में अगर आप मान लीजिए ये आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसके अलग अलग सब्जेक्ट में स्कोर्स है, तो आपको किस टाइप के स्कोर पसंद आए? आप बोलोगे इट इज बेटर टू हैव मोर कंसिस्टेंसी इन दिस। ऐसा बोलिए ना, किसी में बिल्कुल कम है और किसी में बहुत ज्यादा। यस मैम 10th B। You find 10th B students they are performing better. well, yes. एवरेज तो सेम है, लेकिन क्लास में ओवरऑल सिचुएशन किस क्लास की बेटर है? 10th B। 10th B.
Yes. है ना। तो यहाँ पर आपने जो डिसीजन लिया वो किसकी बेसिस पे लिया, आपने डेटा की सीरीज का वेरिएशन देखा। So sometimes you can say that it is also important to study the variation of the data. आपको डेटा का वेरिएशन स्टडी करना भी उतना ही जरूरी है ना। तो सबसे पहले आप एवरेज देखते हैं एक्चुअली, लेकिन एवरेज की रिलायबिलिटी, आई एम अटेम्प्टिंग अ वर्ड, द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज कैन बी स्टडीड बाय स्टडीइंग द वेरिएशन ऑफ द डेटा। आप बोल सकते हैं कि एवरेज की रिलायबिलिटी आप किसके बेसिस पर देखेंगे, डेटा की अगर वेरिएशन है, हाँ है ना, तो रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज कैन बी स्टडीड बाय स्टडीइंग द वेरिएशन इन द डेटा। तो आर यू थ्रू विद दिस? ये इलस्ट्रेशन समझ में आया बेटा कि वेरिएशन स्टडी करना? यस मैम, यस मैम, यस मैम, है ना। यस आप देख सकते हैं वेरिएशन से बहुत फर्क पड़ता है आप जिस सीरीज को स्टडी कर रहे हैं। जब एवरेज आपको डिसीजन नहीं दे पा रहा है तो आप या तो एवरेज एग्जैक्ट हो या बहुत क्लोज हो, है ना। मान लीजिए एक का एवरेज 7 है, दूसरे का 7.2 है, तो ये भी तो क्लोज एवरेज हुआ ना। आप एकदम से नहीं बता पाएंगे, तो आपको वेरिएशन स्टडी करना पड़ेगा कि डेटा में किस में वेरिएशन ज्यादा है या किस में वेरिएशन कम है। Okay, now I am coming to my next topic, which is known as measures of variation. Okay, इसको हम measures of dispersion भी बोलते हैं, ठीक है। तो measures of variation बोलिए या measures of dispersion, ये ऐसे measures हैं जो डेटा के अंदर जो वेरिएशन है, जो डेटा का जो स्प्रेड है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूज आपकी 10th A के स्टूडेंट की वैल्यू ज्यादा स्प्रेडेड थी, है ना। कहीं 1 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 13 है, कहीं 3 है, जबकि आपके जो दूसरा सीरीज है यहाँ पे वैल्यू 6, 7, 8, 9, 5 इसके बीच में ही वेरी करती है। तो आप देखिए दोनों में से रेंज किसकी बड़ी होगी? 10 ए वाले की स्टूडेंट की रेंज कितनी है? मैक्सिमम स्कोर इज 12 1 to and 12. minimum score is 1 1. So the range is 11 12 minus 1 to 12. 11, हाँ 11. 1 to 12 that is 11. जबकि यहाँ पे रेंज क्या होगी? मिनिमम स्कोर इज 5 and maximum 5. score is 9. So 9 minus 6 is 4, 4. So यहाँ पे 4. रेंज आपकी 4 है और यहाँ पर आपकी रेंज 11. 10 में आपकी रेंज 11. तो आपको इमीडिएटली पता लगा। तो रेंज इज अ वेरी आप बोल सकते हो इट इज अ वेरी एलिमेंट्री मेथड जिससे कि आप डेटा का स्प्रेड इमीडिएटली फाइंड कर सकते हैं। फाइन। तो रेंज इज आल्सो वी आल्सो नोन कॉल इट एज अ क्रूड मेथड, है ना। तो रेंज बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे डेटा का स्प्रेड जो है या वेरिएशन जो है डेटा के अंदर जो डिस्पर्जन है वो आप स्टडी कर सकते हैं जस्ट बाय कंसीडरिंग द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू। इसके अलावा बाकी 3 मेजर्स और हैं, दैट इज मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब इन चारों में से फर्स्ट मेथड तो आपको आता है। मीन डेविएशन हम अभी नहीं पढ़ेंगे, दैट इज नॉट कंसीडर्ड इन योर सिलेबस, बट जो बाकी के जो 2 मेथड हैं, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 मेथड हम आपको सिखाएंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, so let us come down to our third method, that is quartile deviation. Right? कुछ बुक्स में इसका नोटेशन सिर्फ Q से भी है, they are specifying Q as a quartile deviation, and in some books you may find its symbol as QD. QD से भी इसको हम सिंबलाइज करते हैं। Now देखिए मैंने एक छोटा सा एक फिगर बनाया है नीचे, आप देख सकते हैं। एक ब्लू कलर का मैंने रिबन ड्रॉ किया है। Can you see this ribbon? Yes ma'am. yes ma'am, yes ma'am, Now this ribbon, Yes. ये ribbon क्या दिखाता है? This ribbon indicates scores which are arranged in increasing order. ठीक है? ये ribbon मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ये ribbon है, these are the scores which are arranged in increasing order. ठीक है, यहाँ पर मैंने scores को increasing order में लगा के रखा। Now Q1 एक ऐसा वैल्यू है जो कि Q1 है, Q2 है और Q3 है। Q1, Q2, Q3 are the quartiles. इनको हम बोलते हैं quartiles. Okay.
क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड एंड दिस इज माय फोर्थ पार्ट। तो मेरे ये जो अरेंज डेटा है उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 100/4 है ना? हाँ, कैन यू सी दिस? मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड किया। तो अब वैल्यू, Yes, ma'am. द फर्स्ट वैल्यू दैट इज Q1। Q1 ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे, बिलो द वैल्यू ऑफ Q1 यू हैव 25 ऑब्जर्वेशन, 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन। 35%। आपके डेटा में जितनी भी वैल्यूज हैं उसकी 25% वैल्यूज Q1 की वैल्यू से छोटी होंगी। यस मैम। समझ में आ रही है? आपके डेटा में मान लीजिए यू हैव 1000 ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या लिखा? लेट मी टेक एन एग्जांपल। n इज इक्वल्स टू 1000। 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है आपके पास। आपने 1000 स्टूडेंट्स के डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है? अब ये 1000 बच्चों के डेटा में आपने फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू कैलकुलेट किया। अभी कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन मान लीजिए आपको कुछ वैल्यू आया, ठीक है? मान लीजिए योर Q1 वैल्यू इज, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका, ठीक है? मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 मार्क्स हैं, ठीक है? 100 मार्क्स का पेपर है। योर Q1 वैल्यू इज से 40.4। समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। आपका है ना, आपका ये Q1 वैल्यू कितना है? 40.4 एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? मैक्सिमम 100 मार्क इज 100। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, लेट मी ट्राई। ओके, मैक्सिमम मार्क इज 100। 1000 बच्चे हैं एंड Q1 की वैल्यू 40.4 है, ठीक है? सिमिलरली Q2 की वैल्यू मैं अगर लिखूं यहाँ पर, Q2 का वैल्यू मेरे को मिलता है सपोज 56.4 या 56.6। Q3 का वैल्यू मैं लिखती हूँ, Q3 से 83.2। मैंने कुछ वैल्यूज लिखे यहाँ पर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। Q1, Q2, Q3 1000 बच्चे हैं, तो 1000 में से 1000 बच्चों के जो स्कोर थे जब हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, तो ऐसे 1000 का 25% कितना होगा? 1000 बच्चे हैं, उसका 25% कितना होगा? 250। 250। तो 250 स्टूडेंट ऐसे हैं आउट ऑफ 1000, दैट इज 25% स्टूडेंट whose score is less than 40.4. You get this meaning? Q1 की वैल्यू मैंने क्या बताई? 40.4, है ना? तो 25% बच्चों के स्कोर 40.4 से कम है। इसका मतलब क्या है? बाकी के 75% बच्चे, 75% स्टूडेंट आर सच whose score is more than 40.4. This is true? Yes, समझ ma'am. में आ रही है? यस मैम। ओके, नाउ सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल ऐसा होता है जो कि आपकी अरेंज डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, सो सेकंड क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर? 1000 का 50%। 1000 का 50% कितना होगा? 500, 500. है ना? तो देयर विल बी 500 सच स्टूडेंट्स whose score is more than 56.6. समझ में आया बेटा? यस मैम। कि आपके पास क्या बोलते हैं, 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी स्कोर 56.6 से ज्यादा है या 56.6 से कम है। Is this clear? यस मैम। Okay. Now Q3. Q3 is the third quartile. आप देख सकते हो थर्ड क्वार्टाइल का मतलब क्या है? 75% स्टूडेंट्स की स्कोर 83.32 से